त्रिभुवन भाई साहब, अब मैं जरा एक चीज ये बता दीजिए, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रशिया हमारा अकेला एक था जिसने बिल्कुल रॉक सॉलिड भारत के साथ खड़ा रहता था। हाल के दिनों में चूंकि हम रशिया और ईरान, ये दोनों देश ऐसे थे जो भारत के साथ अच्छे बुरे सब में खड़े हुए थे। ईरान के साथ हमने अपने संबंधों को अमेरिका के चलते क्या कर लिया, इसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। 2019 में जो हमारा 18 बिलियन का ट्रेड था, वो अब 2.5 बिलियन का रह गया है। ईरान के बारे में हम क्यों इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इन सारी चीजों का ये लार्जर रिपरकशन है, सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ईरान इजराइल समस्या, G7, ट्रंप का जाना, भारत का होना, और इन सबके बीच में मोदी जी का साइप्रस जाना, क्योंकि अभी तक कोई साइप्रस से कुछ भी वो नहीं आया है। साइप्रस से सिर्फ जो आया है कि 4 इन्होंने दस्तखत किए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक गिफ्ट जो सिटी है गुजरात की, उसने और साइप्रस का जो शेयर मार्केट है उसके बीच में कोई संबंध का है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या कहीं पे मोदी जी ने कहा कि भारत से भागा हुआ विनोद अडानी जो यहां से भाग गए और जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिन्होंने साइप्रस की नागरिकता ले ली है, बात तो ये भी हो रही है कि उसी चक्कर में ये वहां गए हैं। उस पर क्या कोई एक वो आया है कि मोदी जी ने बात की कि भाई हमारे यहाँ के कुछ जो भागे हुए लोगों को आपने यहाँ नागरिकता दी है, उनको आप वापस भेजिए? कुछ इस पे भी क्या कोई स्टेटमेंट अगर आया हो तो आप बताइएगा। इन सारे उसमें मोदी जी क्या वो उस ताकत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को, के नेता को होनी चाहिए? सुबह में से हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रंप महोदय हैं, अभी ये जो G7 की मीटिंग इन्होंने बीच में छोड़ी, और इसके बाद जो हालात हैं उनको अगर आप एक तरह से देखें, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप जो नई संस्थाएं हैं या जो अभी भविष्य के गर्भ में जो होना है उनके लिए वो बहुत ज्यादा उतावले हैं, और जो पुरानी और बहुत अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, चीन के, रूस के और पूरी दुनिया के जो समर्थन से बड़ी रवायतें खड़ी हुई थी, बड़ी संस्थाएं बनी, जैसे संयुक्त राष्ट्र हैं, WHO है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, ICC, पेरिस जलवायु समझौता हुआ, नाटो हुआ, या विश्व व्यापार संगठन हुआ, और ये जो JCPOA हुआ, TPP हुआ, INF हुआ, OPEC हुआ, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बड़े लंबे समय से चल रही हैं और जो दुनिया की जरूरत थी। तो ट्रंप साहब उन सबको तो धता बता रहे हैं, उनको वो बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे हैं, और जहां तक हो सकता है वो उन संस्थाओं का पैसा बंद कर रहे हैं, उनकी जो पुरानी और दुनिया को एक साथ लेकर के चलने की चीजें थी उनको खत्म करने पे लगे हैं। उसमें एक सबसे बड़ी बात जो ताजा घटनाक्रम है वो ये है कि वो जो उन्होंने, उनकी सरकार ने आते ही जो निर्णय लिए, वो जो WTO के सारे निर्णय थे उसको उन्होंने तबाह कर दिया एक तरह से। पूरा एक लंबे जो दशकों के बाद एक कानून बन करके दुनिया जो एक तरफ जा रही थी। इसके बाद अब जब G7 का मामला आया, तो G7 की उन्होंने कई कारणों से बीच में छोड़ करके वो भागे वहां से। एक तो मध्य पूर्व में जो तनाव बढ़ा है, तो मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि इजराइल अमेरिका की बिना सहमति या बिना मौन अनुमति के वह ईरान के ऊपर हमले की इतनी बड़ी कोशिश करे, और उसके परमाणु ठिकानों पर, उसके वैज्ञानिकों पर, और उसके जो ईरान की जो मूल जो सत्ता के केंद्र हैं उन पर हमले करे। सैन्य और जो व्यापक रणनीतियां हैं, अमेरिका ने मध्य पूर्व में B2 स्टील्थ बॉम्बर्स और अन्य जो सैन्य उपकरण तैनात किए हुए हैं, वो सारे उस जो क्षेत्रीय जो जवाबी कार्रवाइयां हैं, और ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को जिस स्थिति में ला दिया है, सीज फायर के जो प्रस्ताव हैं उस पर
जो अमेरिका ईरान की जो मौजूदा अभी अभी इसराइल की इनकी जो स्थिति है, तो सीज फायर के प्रस्ताव पर उन्होंने असहमति व्यक्त की और बीच में वो कह देते हैं कि हाँ हाँ, हम समझौता करवा रहे हैं। अभी जिस चीज का आपने जिक्र किया था, और ये उनका बहुत हल्कापन है कि जैसे कोई व्यक्ति, या हम कहें जब हम कई बार शमशान घाटों में जाते हैं तो हम एक बेंच पर बैठते हैं और उस बेंच में 10 जगह लिखा होता है कि ये बेंच फलां व्यक्ति ने या फलां व्यक्ति के पुत्रों ने जो है वो भेंट की है। तो वो कि हाँ मैंने ये युद्ध बंद करवा दिया है, मैंने, देखो आपका झगड़ा चल रहा था मैंने बंद करवा दिया है, अब हम व्यापार करेंगे। तो वो उनका जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि दुनिया को व्यापार के अलावा और उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका का व्यापार बढ़े, हर किसी दो देशों के झगड़े हों, विवाद हों, उसमें वो सुलह करवाएं और उसके अंदर वो एक अपना मुनाफा लेकर के या अपने भविष्य की अमेरिका की चिंता करते हुए करें। उसके अंदर चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे रशिया का मामला हो, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में हाल ही पैदा हुई तनावपूर्ण स्थितियां हो, इजराइल और हमास के बीच के मसले हों, तो जहां जहां उनको तनाव दिखाई देता है, चाहे वो उनके पिछले जो रिजीम थे उसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मसले हों, तो वो हर जगह एक अमेरिकन जो सुप्रीमेसी है उसको रखना चाहते हैं। अब वो कभी यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, फिर अचानक से पुतिन के प्रति नरम रुख अपना लेते हैं। ट्रंप ने हाल ही में रूस यूक्रेन के संदर्भ में पुतिन के साथ बातचीत की और शांति की इच्छा जताने की बात कही। यह उनके पहले वाले कार्यकाल में भी देखा गया था। तब तब उन्होंने पुतिन के साथ सकारात्मक बातचीत की वकालत की थी, लेकिन बाद के अंदर फिर वो सारा मामला बिखर गया। तो ये बहुत कुछ सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि एक अमेरिकन जो लीडरशिप है, अमेरिकन नेतृत्व है, उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। और ये लग रहा है कि जो एक नया विश्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक बहुत सुप्रीमेसी, अमेरिकन सुप्रीमेसी वाला और एक गुंडईपन वाला एक तरीका है, जो मुझे लगता है कि किसी सभ्य संसार के लिए, किसी सभ्य देश के लिए और एक अच्छी कूटनीति के हिसाब से हम उसको सोच नहीं सकते कि वो होगा। त्रिभुवन जी, मैं उस पर भी इसलिए क्योंकि उस पर बात आई गई, हम लोग इधर से करके उधर से छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं। कहीं ना कहीं जो अभी ये जो विमान हादसा हुआ जिसमें करीब 300 लोगों की जान गई है, विमान यात्री करीब 241 और उसके अलावा जो बाकी लोग थे, उसमें भी कुछ ना कुछ विमान के में कुछ जो भी मेंटेनेंस की थी समस्या, उसमें भी सेलेबी का नाम आ रहा है, अडानी जी का नाम आ रहा है। ये सारी गुत्थियां एक दूसरे से उलझी हुई है। मैं इस बात को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि साइप्रस में मोदी जी का जाना मुझे अभी भी पचा नहीं पा रहा हूं। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं नहीं पचा पा रहा। साइप्रस कोई कनाडा से लगा हुआ देश भी नहीं कि वहां जा रहे थे तो चलो यहां से होते हुए चले गए। भारत में कोई आ रहा है तो नेपाल भी हो लिया, श्रीलंका भी हो लिया, बांग्लादेश भी हो लिया, समझ में आता है। साइप्रस कहां और कनाडा कहां, दोनों में कहीं कोई मतलब हजारों मील का अंतर। वहां पे मोदी जी का जाना, उनको एक वो जो राष्ट्र अपने देश का सम्मान भी दे रहे हैं, वो भी सबसे बड़ा सम्मान नहीं दिए, एक छोटा वाला सम्मान उनको दे दिए, उसी में मोदी जी का खुश होना। 9,23,000 लोगों का देश, 9,23,000 लोगों की कुल आबादी, मतलब हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं उनका इससे ज्यादा बड़ा वो क्षेत्र होता है। हमारा कोई भी जिला उत्तर प्रदेश में 9 लाख आबादी वाला नहीं, कोई भी जिला। ऐसे में और ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि विनोद अदानी जब हिंदुस्तान से भागे, उनके ऊपर जब ये बार बार हुआ कि उनको लाके उनसे पूरी कार्रवाई चल रही थी, उनको अपने एविडेंसेस देने थे, अपनी गवाही देनी थी, वो यहाँ से भाग गए। 2016 में अप्लाई किया उन्होंने वहां की सिटीजनशिप। साइप्रस ने सिटीजनशिप दी क्योंकि गोल्डन वीसा, गोल्डन पासपोर्ट बोलते थे, पैसा देके आप ले सकते थे। लेकिन 2020 में उसी साइप्रस ने वो गोल्डन पासपोर्ट बंद किया, ये कहते हुए कि बहुत से एंटी सोशल और क्रिमिनल आके हमारे देश में ये ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी एक हम लोगों को बिल्कुल टिप्पणी करनी चाहिए कि आखिर कोई ना कोई ये विनोद अडानी वाला कनेक्शन, मैं इसको मानने को नहीं तैयार हूं कि ये कहीं ना कोई कनेक्शन है, चाहे साइप्रस उनको निकालने के चक्कर में हो या हालांकि रहते तो वो दुबई है, लेकिन वो नागरिक साइप्रस के। मैं एक छोटी टिप्पणी इसमें भी चाहूंगा
और बाकी तो जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी पे अगर आपको कुछ और कहना हो। जो साइप्रस की यात्रा थी वो काफी हैरानीजनक है, क्योंकि साइप्रस इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि हम यहाँ उसको एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र की तरह से देखें। साइप्रस की यात्रा के पीछे इन लोगों का जो तर्क था वो ये था कि वो जो तुर्की की जो भूमिका थी अभी पिछले दिनों भारत पाकिस्तान जो झड़पें हुई उसके अंदर भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान, तो तुर्की के खिलाफ एक ऐसे अभियान भारत में एक खास वर्ग ने चलाया जैसे वो कोई तुर्की जो है चीन से बड़ा देश हो गया है, क्योंकि चीन के बारे में तो चुप्पियां थी लगातार, जबकि चीन ने ज्यादा मदद की थी। तो इस साइप्रस यात्रा को तुर्की के प्रति एक बताया गया कि एक रणनीतिक संदेश है, क्योंकि तुर्की और हाल ही में भारत पाकिस्तान जो तनाव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो भूमिका थी उसे देखते हुए तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, और तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का साथ दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन जैसे उपकरण दिए। तो उसमें ये एक तर्क निकाला गया कि साइप्रस और तुर्की के बीच में 1974 में, अब से कोई 50 साल 51 साल पहले एक बार तनाव पैदा हुआ था, और साइप्रस भारत के साथ आतंकवाद विरोधी और कश्मीर मुद्दे पर अगर सहमति देगा, मदद देगा, तो एक 51 साल पुराने जो एक रिश्ता है, जो जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है वो अपना दोस्त है। तो एक तो तर्क ये इस तरह का कहीं बीच में खबरों में सामने आया था। दूसरा ये है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जो है IMEC, साइप्रस भारत के लिए बहुत महत्वाकांक्षी कॉरिडोर में एक बड़ी कड़ी है, और ये भारत को मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। साइप्रस की भौगोलिक जो स्थिति है, खासकर पूर्वी जो भूमध्य सागर है, इसे उस कॉरिडोर के रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जाता है। वो उसका एक लॉजिस्टिक हब बनता है, और जो लॉजिस्टिक हब होने की जो सूरत है वो वही है जो आपने एक आशंका जताई, क्योंकि लॉजिस्टिक हब में हमारा देश कोई सरकार तो उसमें काम करेगी नहीं, उसमें व्यापारिक घराने काम करेंगे, बड़े कॉरपोरेट्स काम करेंगे, बड़ी डील्स होंगी। तो जो मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिदेस ने इस जो कॉरिडोर को आगे बढ़ाने की जो एक बात की थी, वो कहीं आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की तरफ जाती है, और वो आर्थिक और जो व्यापारिक सहयोग है वो किन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें एक जो हमारे नए रिजीम की जो नीति है पिछले 10 साल से 11 साल से जो चल रही है, उसमें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक ये है कि उस दौरान पहले पुराने समय में जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते थे तो वो पत्रकारों के एक समूह को साथ लेकर जाते थे, और बाद में ये प्रचारित किया गया कि जब इन्होंने पत्रकारों को साथ ले जाना, मीडिया के लोगों को बंद कर दिया, तो कहा गया कि ये मुफ्तखोरी की जो चीजें थी वो बंद कर दी, जबकि उसका पहलू शायद कुछ और था, क्योंकि मीडिया के लोग साथ जाते थे तो वो साथ जाने वाले कारोबारी घरानों के लोगों को, दूसरे लोगों को, कौन साथ जा रहे हैं, वहां क्या गतिविधियां हो रही हैं, किनसे मिला जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आती थी। तो इसी तरह से जो हमने ये देखा था कि CII और जो व्यापारिक जो दूसरे संगठन हैं, उन उन सब के लोग भी उसमें बड़ी संख्या में साथ जाते थे। लेकिन अब शायद वो चीजें सीमित हो गई हैं और बहुत गिने चुने लोग उसमें उसका फायदा उठाते हैं। तो ये जो साइप्रस का आर्थिक और जो व्यापारिक सहयोग वाला मामला है, वो भी एक व्यापारिक तौर पर एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है, और उसकी अनुकूल व्यवस्था और उन्नत जो वित्तीय सेवा क्षेत्र है वो भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में प्रवेश करने का एक बड़ा बड़ा आकर्षक और चुंबकीय मतलब क्षमता रखने वाला एक बड़ा केंद्र है। यूरो बैंक ने मुंबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय पहले ही खोलने की घोषणा कर दी है, और उससे जो भारतीय व्यवसायों को यूरोप में, मध्य पूर्व में, अफ्रीका में और अन्य देशों में जो जोड़ने में मदद करेगा। तो ये मदद मुख्य तौर पे कॉरपोरेट घरानों को मिलेगी, और उसका फायदा उन लोगों को ज्यादा मिलेगा जो आज की सत्ता के या आज के सत्ता प्रतिष्ठानों के ज्यादा करीब हैं। और दूसरा यह है कि साइप्रस की एक उसमें जो तर्क और सामने आया कि वो आतंकवाद विरोधी सहयोगी है, और साइप्रस की जो UN समर्थन और भारत की जो वैश्विक स्थिति है
उसमें भी है। तो ये कुल मिलाकर के आप जो आशंका जता रहे हैं जिस तरह की, ये कहीं उससे बिल्कुल निर्मूल बात नहीं है, और ये चीजें हम इनको सामने देख सकते हैं।